नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिवेदी। नेपाल में आए भूकंप ने हिंदुस्तान को भी हिलाकर रख दिया। हर तरफ बर्बादी और तबाही का मंजर छोड़ गया। बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें इस भूकंप के आगे टिक नहीं पाई। कितनी जिंदगियां खत्म हो गईं, लेकिन क्या हम इन सब के बाद भी इस बर्बादी से कुछ सीख ले पाए? क्या इतनी मौतें देखने के बाद भी हम कुछ सबक ले पाए हैं, जिससे आने वाली तबाही से आप खुद को सुरक्षित कर सकें? कई लोगों को ऐसी दिक्कत होती है, ऐसी आदत होती है कि अगर वो रात में कहीं बाहर हैं और अपने घर पर न सोएं तो उन्हें नींद भी नहीं आती है। लेकिन क्या आप अपने घरों में सुरक्षित हैं? क्या आपके घर, ऊंची ऊंची इमारतें इतनी मजबूत हैं कि वो भूकंप के झटके को झेल जाएं? ये जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सवाल जिंदगी का है। और हमारी ये मुहिम भी इसीलिए है क्योंकि हमें आपका ख्याल है। बड़े बड़े शहर, ऊंची ऊंची इमारतें और इनमें रहती लाखों जिंदगियां। जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर इन शहरों में लोग अपने सपनों का घर लेते हैं, ताकि पूरी जिंदगी वो एक छत के नीचे गुजार सकें। वो अपने घर में खुद को महसूस करते हैं, लेकिन क्या वाकई अपने ही घर में आप सुरक्षित हैं? नेपाल में आए भूकंप के बाद जो तबाही का मंजर हर तरफ नजर आया, वो कुदरत की ताकत का एहसास कराता है। कुदरत की कहर के आगे इन आलीशान इमारतों की क्या बिसात। जब धरती हिलती है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। 20-20, 25-25 माले की ये इमारतें, इनमें दुनिया भर की सुख सुविधाएं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से क्या वाकई इन बिल्डिंग्स में इतनी जान है कि वो भूकंप का सामना कर सकें? यूं तो बड़े बड़े बिल्डर्स फ्लैट और घर बेचने वक्त इनके भूकंप रोधी होने के लाख दावे करते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? नोएडा की एक कंस्ट्रक्शन साइट की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। ग्राउंड लेवल से लेकर हाई राइज बिल्डिंग तैयार की जा रही है। तमाम तरीके के जो नियम हैं बिल्डिंग को बनाने को लेकर, जो मिट्टी है जिस जगह बिल्डिंग बनाई जा रही है उसके साल्ट के टेस्ट किए जाते हैं कि इसके ऊपर कितनी मंजिला इमारत बनाई जा सकती है। हालांकि तमाम तरीके के आरोप ये भी लगते रहे साल्ट को लेकर के। नोएडा प्राधिकरण जो है वो एफएआर एक बार देने के बाद दोबारा से बिल्डरों का बढ़ा देता है। ऐसे में जो पहला एफएआर बढ़ाया गया है बिल्डिंग के साल्ट के आधार पर, और दोबारा से उसको बहुमंजिल बनाने की परमिशन देना कहीं ना कहीं लोगों के लिए रिस्की साबित होता है। और अगर मास्टर प्लान डिजास्टर की बात की जाए तो वो 2005 में लागू किया गया था, लेकिन नेशनल लेवल पर अभी भी प्लान तैयार नहीं हो पाया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल भी पेंडिंग चल रही है। दिल्ली एनसीआर जो कैपिटल रीजन है, इसको लेकर भी एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नेशनल डिजास्टर प्लान को लागू करने को लेकर तमाम तरीके के जो इस तरीके की इमारतें हैं वो पूरे दिल्ली एनसीआर में है, और यहाँ पर एक चलन सा बन गया है हाई राइज बिल्डिंगों में फ्लैट लेकर लोगों का रहने का। अब ऐसे में जो संबंधित अधिकारी हैं वो अधिकारी किस तरीके से इसको फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से बिल्डिंगों को बनाने के लिए जो अनुमति दी जा रही है, किस तरीके से यहाँ पर अगर भूकंप आता है, भूकंप रोधी जो बिल्डिंगें हैं उनको सही नियमों के चलते बनवाया जा रहा है, नहीं बनवाया जा रहा है। लेकिन लोगों में इस भूकंप के बाद काफी डर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर के इलाके को भूकंप के प्रति संवेदनशील जोन 4 में शामिल किया गया है। इस इलाके के लिए रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड को साफ तौर पर कहीं नहीं बताया गया है, लेकिन इमारतों को भूकंप से सुरक्षित रखने के लिए इस इलाके में आमतौर पर रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड 4.5 की तीव्रता का भूकंप झेलने के लिए तैयार किया जाता है। इसके लिए इमारत के निर्माण के समय ही उसे भूकंप रोधी बनाने के सभी उपाय किए जाने के दावे किए जाते हैं। इसी तरह दूसरे शहरों में भी अपार्टमेंट्स बनाते समय आपकी सुरक्षा का ख्याल रखने का पूरा भरोसा दिलाया जाता है, लेकिन क्या वाकई आपके घर में आप खुद को सेफ महसूस करते हैं? इनफैक्ट हमारी बिल्डिंग में बगैर काम कंप्लीट किए हुए बिल्डर चले गए, जैसे फायर का भी काम कंप्लीट नहीं किया गया है, और भी बेसिक छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं दिया गया है, फेंसिंग पूरी नहीं करी गई, आधा अधूरा काम छोड़ के बगैर हैंडओवर के बिल्डिंग वो चले गए, जिसकी वजह से हम लोगों को कई दिक्कतें हैं। अब वो हम लोग मिलजुल के उन चीजों को कोशिश कर रहे हैं निवारण। आपको लगा कल कि जब बिल्डिंग आपको लगा कुछ शेक हो रही है? नहीं, बिल्डिंग तो शेक हुई,
और ये लगता है कि अगर इससे ज्यादा स्केल पे आएगा तो पता नहीं क्या होगा, बट अभी तक तो कल के हादसे से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, बेसिकली देखिए, एक बात तो बहुत क्लियर है, जैसे कि पहले ज्ञान नहीं होता था लोगों को, अभी प्रशासन भी बहुत सख्त हो चुका है, तो इसलिए ये तो नहीं मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल भी कोई भी मापदंड नहीं इस्तेमाल किए गए हैं, मगर फिर भी कुछ बेसिक चीजें हैं, अगर वो फाइनल उसको स्टेज पे ले देते और एनओसी वगैरह हम लोग को हैंड ओवर करा देते तो उससे बहुत आराम मिलता, एक टेंशन फ्री हो जाता है आदमी। तो जो चीजें पेंडिंग है वो करवा दें, अदरवाइज कल के भूकंप से तो पूरा शहर ही हिला हुआ था, सब लोग छोड़ के नीचे उतरे थे, भागे थे। और जहां तक आपने पूछा कि वो बिल्डिंग हिली थी, तो बिल्डिंग वाकई हिली थी, और बल्कि जिनके इतने हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, जो लोअर फ्लोर हैं वो तक तो हिले थे, लोग कुर्सियों पे बैठे तो उससे फर्क पड़ा था। नेपाल में आए भूकंप ने हिंदुस्तान को भी हिला कर रख दिया और जो तबाही और बर्बादी मची, उसके बाद से यही सवाल उठ रहे हैं कि कितने सेफ हैं आप और हम। और इसलिए जी संगम ने आपकी सुरक्षा के लिए ये मुहिम चलाई है, जिसके जरिए हम हर शहर का रियलिटी चेक आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह इन शहरों में मकान या इमारतें बनाते वक्त नियमों और कानून का पालन किया जा रहा है या नहीं, आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है या नहीं। नेपाल और देश में तबाही का मंजर देखकर रूह तक कांप जा रही है। हर इंसान अपने घर को अपने लिए और अपने परिवार के लिए सबसे सेफ मानता है, लेकिन क्या आपका आशियाना भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार है? देखिए रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखकर हर कोई बस यही दुआ करता है कि जिंदगी में दोबारा ये मंजर देखने को न मिले। ये तबाही न केवल जिंदगी खत्म कर देती है, बल्कि उन सपनों को भी जमींदोज कर जाती है, जिसको जिंदगी की पूंजी लगाकर हर एक इंसान सच करने की कोशिश करता है। एक आशियाना जब टूटता है तो परिवार के सर से छत उखड़ जाती है, जिसका गम, जिसका दर्द केवल वो ही नहीं समझ सकता जो इस तबाही का गवाह है, बल्कि हर वो शख्स इस दर्द को जानता है और समझता है जो अपने आशियाने का सपना देखता है। तो आप भी ये टेस्ट करा सकते हैं कि आपका घर भूकंप के झटके को झेलने के लिए कितना सेफ है। जब फ्लैट लें तो डेवलपर से बिल्डिंग का मैप लेकर स्ट्रक्चरल इंजीनियर को दिखाएं, इससे मजबूती का पता चल जाएगा। बिल्डिंग अप्रूव्ड प्लान के मुताबिक होना जरूरी है, तभी स्ट्रक्चरल इंजीनियर को दिखाने का फायदा है। बना बनाया मकान ले रहे हों तो अलग अलग हिस्सों जैसे कॉलम, फ्लोर आदि से सैंपल लेकर जांच करानी होगी। इसके लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर हायर करें। अगर लगे कि मकान भूकंप के लिए कमजोर है तो अतिरिक्त कॉलम खड़े करके उसे मजबूत बनाया जा सकता है। अगर प्लॉट पर घर बना रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है मजबूत नींव, और इसके लिए मिट्टी की जांच कराएं। 90 गज के प्लॉट पर सॉइल टेस्टिंग में 20 से 30 हजार रुपए का खर्च आता है। फ्रेम स्ट्रक्चर से बिल्डिंग कॉलम पर टिकती है। कॉलम जमीन के नीचे करीब 2 मीटर के होते हैं और मजबूती के लिए बीम भी डाले जाते हैं। वैसे तो प्राकृतिक आपदाएं बताकर नहीं आती और न ही इनसे बचा जा सकता है, लेकिन हाँ, इनके नुकसान को कम से कम करने के लिए हम सावधानी अपनाकर खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कानपुर से इंजीनियर संतोष कुमार जी हैं और वाराणसी से प्रोफेसर एच.बी. श्रीवास्तव जी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, बीएचयू के। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से भूकंप आया है, हम जिन घरों में भी हैं, चाहे वो हमारे बनवाए हुए हों या किसी बिल्डर के जरिए लिए हुए हों या अथॉरिटी के जरिए लिए हुए हों, क्या हम उनमें सेफ हैं? जी हाँ, बिल्डर्स इन भूकंप के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि ये मकान जो है भूकंप रोधी हो और इनकी नींव बहुत प्रॉपर होनी चाहिए और सारी की सारी नींव और बिल्डिंग्स एक दूसरे से टाई अप होनी चाहिए, सो दैट कि उनमें मूवमेंट के चांसेस कम हो सके। एंड टॉपिंग से उनकी पिलर्स के बीच में और एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच की कनेक्टिविटी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि पूरा बिल्डिंग एज सच इंटैक्ट रहे, तभी हम ऐसी स्थितियों में मजबूत और अपने को सेफ रह सकते हैं। और
इसीलिए वो कहते हैं कि उन्हें भूकंप रोधी मकान तभी बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इस चर्चा को, संतोष जी के पास चलते हैं। संतोष जी, जिन बातों को प्रोफेसर साहब ने उठाया है, क्या ऐसा होता है कि चाहे वो अथॉरिटी हो या बिल्डर हो या हम खुद हों, इन बातों को लेकर के सजग रहते हैं? मेरे ख्याल से शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो प्लॉट खरीदता हो खुद भी, उसके बाद वो उसकी सॉइल टेस्टिंग कराता हो, 25-30 हजार रुपया खर्चा करता हो और फिर ये पता करता हो कि उस पर वो कितने माले का मकान बना सकता है, या कोई बिल्डर ही ऐसा करता हो। ऐसा होता है क्या? हमारे मकान जिनमें हम रहते हैं वो सेफ हैं क्या? देखिए, ऐसा है, आप बिल्डिंग की फील्ड को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्री-60 पीरियड था, जबकि अर्थक्वेक के बारे में किसी तरह की कोई भी अवेयरनेस इस देश में नहीं थी। ठीक। और प्री-60 जितने भी कंस्ट्रक्शंस हुए हैं वो एसेंशियली नॉन इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स हैं और उनकी सेफ्टी तभी पॉसिबल है जब उनमें रेट्रोफिटिंग का वर्क किया जाए। कहने का मतलब उनको स्ट्रेंथन किया जाए और उनको भूकंप रोधी बनाया जा सकता है। लेकिन जो स्ट्रक्चर्स भुज अर्थक्वेक के बाद बने तो गवर्नमेंट भी सख्त हुई, कुछ पब्लिक में अवेयरनेस भी जनरेट हुई और वहां की तबाही को देख के हमारे देश में बदलाव आया जी। और बहुत सारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो हैं वो इस चीज को लेकर सजग हो गई। आज की डेट में शायद ये संभव नहीं है कि कोई भी बिल्डर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बिना कोड्स के फॉलो किए हुए, बिना कोड्स के प्रोविजंस को फॉलो किए हुए उसको बना सके। तो प्रोसेस ऐसी है कि पहले आप अपनी डिजाइन सबमिट करते हैं म्युनिसिपल अथॉरिटी को, डिजाइन के साथ, कैलकुलेशंस के साथ, और उसमें एक सर्टिफिकेट भी आप देते हैं, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर सर्टिफिकेट देता है कि ये बिल्डिंग अर्थक्वेक के लिए सेफ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में हर चीज एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती है। हाँ, ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज में, इन डेवलपमेंट अथॉरिटीज में कोई टैलेंट नहीं है जो ये चेक कर सके कि बिल्डर ने जो डेटा सबमिट किए हैं, जो डिजाइन सबमिट किए हैं, उसको इवन स्टडी करने का उनके पास में टैलेंट नहीं है। ठीक है, वो एक महज कागज की फाइल बनकर रह जाती है और दबा दी जाती है, दब जाती है। इसके बाद अब वो बिल्डर उस डिजाइन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके ऊपर अथॉरिटी का कोई चेक नहीं होता। बिल्डिंग बन जाने के बाद में किसी तरह का कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो अथॉरिटी से ऑब्टेन नहीं किया जाता, और अगर किया भी जाता है तो वो भी एक कागज का टुकड़ा होता है। तो किसी भी स्टेज पर कोई इन्फॉर्म्ड क्वालिफाइड इंजीनियर बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के ड्यूरेशन में इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। ऐसी प्रक्रिया हमारे देश के अंदर है, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं होता। वहां चार्टर्ड इंजीनियर्स होते हैं जो बाकायदा बिल्डिंग को डिफरेंट स्टेजेस में सर्टिफाई करते हैं जी, कि बिल्डिंग नियमों के हिसाब से बनाई जा रही है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वो सब प्रोविजंस फॉलो किए जा रहे हैं और अल्टीमेटली सर्टिफिकेशन कंप्लीशन। ठीक है, यानी उस बिल्डिंग की जो पूरी मजबूती है हर तरीके से वो जांच परख लेता है। और मैं इस बात को बड़े दावे से कह सकता हूं कि अगर कोई हिंदुस्तान का इंजीनियर भी विदेश में जाकर के किसी बिल्डिंग प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता होगा तो जो नॉर्म्स ना भी हो वो अपनी तरफ से उनको कोटेशन डाल करके और सरकार से या उस वेंचर वाले से मनवा लेता होगा कि भाई ये भी करा लो। ये स्थिति में लेकिन वो बाहर जाकर ही करता है। हिंदुस्तान में ऐसा होता नहीं है। प्रोफेसर साहब, मैं आज कई चीजें जानकारियां जुटा रहा था अपनी भी, तो मुझे पता ये चला कि भूकंप आने का जो ऐलान है उसको दुनिया में अभी तक ऐसी तकनीक नहीं इजाद हुई कि आप पहले से बता पाएं। जापान में कुछ है जो भूकंप के केंद्र से 100 किलोमीटर पहले, 8 सेकंड पहले ये बता देते हैं वहां पर कि भाई भूकंप आने वाला है, तो उतने में वो अपने न्यूक्लियर प्लांट्स बंद कर लेते हैं और कुछ और जरूरी काम, मेट्रो वगैरह रोक लेते हैं, इस तरीके के, या हाई स्पीड ट्रेन वगैरह वो रोक लेते हैं। इस तरीके की तकनीक जापान में, वो भी सिर्फ 8 सेकंड का गैप है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि भूकंप कब आएगा इसको तो हम नहीं बता सकते, लेकिन भूकंप आने पर हम अपनी जान माल की हिफाजत कम से कम तब कर सकते हैं अगर हम जिन इमारतों में हैं उसमें अपने आप को महफूज महसूस कर रहे हो। क्या ऐसी इमारतें बनाना या जिस तरीके के हम जोन में रहते हैं उसमें ऐसा संभव है कि उन सारे नॉर्म्स का कम से कम पालन कर लिया जाए जो भूकंप से हमें बचा सकें?
जी, पहले तो मैं बताऊं कि एज सच कोई मेथड ऐसा नहीं है कि जो आपको ये एक्सप्लेन कर सके कि अब भूकंप आने वाला है। 8 सेकंड का टाइम अपने आप में बहुत ही कम टाइम है, जिससे कि आदमी प्रिपेयर्ड होके एक चौथी मंजिल से नीचे भी नहीं आ सकता। लेकिन भूकंप इटसेल्फ आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाता, जिसके कि उसके आफ्टर इफेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं, या भूकंप की होने से जो तबाही होती है उससे नुकसान होता है। सबसे ज्यादा भूकंप का जो प्रोन एरिया है वो है जोन 5, जो कि आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, हिमालयन रीजन में और जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश पे है। ये जोन 5 सबसे डेंजरस है। और उसके पीछे रीजन्स जो बताई जाती हैं वो ये है कि इंडियन प्लेट सबडक्ट करके एशियन प्लेट के नीचे जा रही है, एंड दैट्स कोलिजन बिकॉज इंडिया जो है 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से चाइना को पुश कर रहा है। तो उसका जो कोलिजन है, जब भी वो प्लेट एक दूसरे को कोलाइड करती है, ब्रेक करती है, तो उससे जो भी एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी भूकंप का रीजन बनती है। और वही उसी का जो एपिसेंटर है, उसका जो शॉक है, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट शॉक दैट क्रिएट्स द वाइब्रेशन। और वो वाइब्रेशन अगर इस बार हिमालयस के काठमांडू में था, तो उसका जो शॉक है जो कि सर्कुलर मोशन में होता है, वो आपके उत्तर प्रदेश तक पड़ता है। उत्तर प्रदेश खासतौर से बेसिकली जोन 4 में है, जो कि जोन 4 उससे ज्यादा सेफ जोन है। और उत्तर प्रदेश का जो गंगा का बेल्ट है वो अपने आप में दिल्ली एनसीआर और हिमालयन रीजन से ज्यादा सेफ है। उत्तर प्रदेश के साथ क्या है कि जो गंगा के बेल्ट पे 10 से करीब 8 से 10 किलोमीटर का एक एलुवियल का थिक पैडिंग है। ये पैडिंग बहुत सारे शॉक्स को एब्जॉर्ब भी करती है, जो कि और पहाड़ी रीजन्स पे नहीं है। तो यहाँ की जोन 4 के हिसाब से अगर आपको प्रिपेयर्डनेस रखनी है, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपकी कम से कम नींव 2 से 3 मीटर के बीच की होनी चाहिए। उनके पिलर्स एक दूसरे से वेल टाई अप होने चाहिए। और आदमी में एक प्रिपेयर्डनेस या अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, जिसको मैंने कई फोरम पे कहा है कि इसका अवेयरनेस अगर हम स्कूल के बच्चों से शुरू करें, तो वो बच्चे जब घर आएंगे तो खुद को भी बताएंगे और अपने पेरेंट्स को भी बताएंगे। तो इस टाइप का एजुकेटिव प्रोग्राम्स स्कूल में बच्चों के साथ देना बहुत ठीक है। यानी ये एक तरीके की जागरूकता की आप बात करें, जिसको रखना बहुत जरूरी है। लेकिन जो तकनीकी पक्ष है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप और हम जिन इमारतों में रहते हैं, जिन भी इमारतों में रहते हैं, अगर आप 10 सेकंड उसको खुरच दें अपनी केवल उंगली से, तो तय मानिए कि उसकी बालू, सीमेंट, मौरंग जो कुछ उसमें लगा है वो खुरच कर बहुत आराम से बाहर आने लगेगा। उसके लिए आपको किसी छेनी हथौड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। संतोष जी, मैं आऊंगा, इस चर्चा को यहीं रोक रहा हूं, एक ब्रेक पर जा रहा हूं, और ब्रेक से लौटने के बाद संतोष जी के ही पास चलेंगे और समझेंगे इस बात को कि आखिर ऐसा क्यों है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्राइवेट बिल्डर्स पर लागू होती हो बात। उत्तर प्रदेश की किसी अथॉरिटी का कोई भी मकान आप टटोल करके देख लीजिए, इस बात का दावा कर ही दिया जाए कि शायद ही वो किसी मानक पर खरा उतरता हो, कम से कम बिल्डिंग मटेरियल के हिसाब से। जो इमारतें बनी हुई हैं उनकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, जिसकी ओर आप भी इशारा कर रहे हैं, प्रोफेसर साहब भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वो उतनी मानकों पर हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि अब आज हम रातों रात सारी बिल्डिंग्स बदल देंगे। देखिए, मैं 40 साल से स्टेट से जुड़ा हुआ हूं और मैं एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर हजारों बिल्डिंग डिजाइन कर चुका हूं। जहां तक मटेरियल का सवाल है, देखिए, बिल्डिंग को डैमेज प्लास्टर से नहीं होता। अगर प्लास्टर खराब भी है तो वो ठीक किया जा सकता है। बिल्डिंग को जो डैमेज सिस्मिक अर्थक्वेक से होता है वो मटेरियल है स्टील। स्टील अगर डक्टाइल है, बिलेट से बनाई गई है, ओरिजिनल स्टील से बनाई गई है, तो वो अर्थक्वेक के झटके झेल जाएगी। लेकिन अगर वो स्क्रैप से बनी हुई स्टील है तो ब्रिटल होती है और अर्थक्वेक के झटके में गिर जाती है। आपके कॉलम्स की सरिया जो है वो शेयर हो जाती है, कट जाती है। एक उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए कि अगर एक 10 साल पुराना एक पेड़ हो नीम का और एक 100 साल पुराना पेड़ हो नीम का, तो जब कोई झटका आएगा या कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा तो 10 साल का जो डक्टाइल पेड़ है वो सर्वाइव कर जाएगा और 100 साल का पेड़ जो है गिर जाएगा।
तो ये स्टिफनेस और डक्टिलिटी का एक बहुत बड़ा इश्यू है। स्टील, क्योंकि हम लोग अधिकतर बिल्डर्स स्क्रैप स्टील इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि भूकंप के झटके को नहीं झेल सकती, तो बिल्डिंग मटेरियल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है स्टील की क्वालिटी का होना, पहला इश्यू। दूसरा इश्यू मैं ये कहना चाहूंगा कि बिल्डर क्या कर रहा है, टोटली इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहा है, उसके ऊपर किसी का कोई चेक नहीं है। 2000 में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स में हम लोगों ने एक प्रपोजल दिया था कि इंडिया के अंदर बिल्डिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होनी चाहिए जी, जो कि बिल्कुल TRAI की तरह से, जैसे आपकी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ऐसे ही बिल्डिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, जो कि हर बिल्डर की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर टाइम टू टाइम। ठीक है, नहीं उसके लिए वैसे भी अथॉरिटी है, जैसे नोएडा में कोई बिल्डिंग बनती है तो अथॉरिटी है, लेकिन उसका FRA वगैरह वगैरह वो क्या क्या बढ़ा देते हैं, किस किस तरीके से बढ़ा देते हैं हम सबके सामने। प्रोफेसर साहब, मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं चर्चा के, और ये आपसे जानना चाहूंगा बहुत जल्दी से, 30 सेकंड का समय है, कि जो बिल्डिंग्स पुरानी हैं, कई ऐसी हैं जिनको घोषित कर दिया गया है कि वो खतरनाक हैं, बावजूद उसके लोग उसमें टिके हुए हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसी इमारतें, खास तौर पर जब इस तरीके का कोई जलजला आएगा, तो सबसे ज्यादा तबाही न सिर्फ वो गिरेंगी बल्कि अगल बगल की इमारतों को भी, लोगों को भी नुकसान पहुंचाएंगी? जी हाँ, उससे हम पूरी तरीके से एग्री करते हैं कि जितनी पुरानी बिल्डिंगें हैं उन्होंने अपनी लाइफ कर ली है, दे हैव लिव्ड देयर लाइफ, और उनकी जगह नया बिल्डिंग की जरूरत पड़ती है। और या तो वो दोबारा उनको स्ट्रक्चरल फ्रेम में डाल के, जैसे अभी संतोष जी ने कहा कि डक्टाइल सरिया बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें लचीलापन हो, तो उनको डक्टाइल मेथड से और नए टेक्निक के हिसाब से उनको साइड सपोर्ट देके उन बिल्डिंग को रीमॉडल किया जा सकता है, और तभी ये संभव हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका भी, और इंजीनियर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके की स्थिति में हम हैं, खतरा बरकरार है, न तो वो टला है, बल्कि जितना बड़ा खतरा आ सकता है उसके लिए अभी भी पूरी तरह से हम तैयार नहीं ही।